हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग माय डियर। तो आज मैं राष्ट्रपति का पार्ट 3 आपके लिए लेके आया हूं माय डियर। पार्ट 1 पार्ट 2 पीछे वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज राष्ट्रपति महोदय यानी जो संघीय कार्यपालिका हम आपको स्टार्ट किए थे, उस संघीय कार्यपालिका का माय डियर आज तीसरा पार्ट है। तो आज हम देखेंगे कि आपके एग्जाम के लिए कैसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि कैसे जो है इस पार्ट पे जो फैक्ट बन रहे हैं उसको बिना जो है बिना माथापच्ची किए, बिना मेहनत के कैसे हम आपको अपने एग्जाम में उसको क्रैक कर पाएंगे माय डियर, ठीक है ना। तो आइए बिना देर किए बात करते हैं राष्ट्रपति का पार्ट 3, ठीक है। वो क्या है, आज हम जानेंगे राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां क्या होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, समझ रहे बात को। और उसके अलावा उसके पास तमाम तरह की शक्तियां हैं, कैसे उसकी नियुक्ति होती है, कितनी आयु होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उसके पद की शर्तें हैं, कितनी बार उसको जो है राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, वो सारी बातें हम आपको पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे माय डियर, वो बात ये करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियां होती हैं, है ना। कैसे, जैसे कार्यपालिका की शक्ति है, कार्यपालिका के संबंध में वो क्या कर सकता है। उसके पास विधायी शक्तियां हैं, यानी विधि बनाने की, विधि को लॉन्च करने की कौन सी ऐसी शक्तियां हैं। चूंकि विधि बनाने की शक्तियां तो पार्लियामेंट के पास होती है संघ में, ये आपको पता है। हालांकि पार्लियामेंट का एक अंग वो भी है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जब तीनों मिलते हैं तभी पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। उसके बावजूद ऐसा भी समय आता है जब उसके पास कुछ ना कुछ कानून यानी विधि बनाने की पावर आती है, उस पे भी बात करेंगे। उसके पास कुछ सैन्य शक्तियां हैं, किस तरह की सैन्य, चूंकि वो तीनों सेनाओं का सेनापति है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, तो निश्चित रूप से उसके पास सैन्य शक्तियां भी होंगी। उसके पास वित्त शक्तियां भी होती हैं। वित्त शक्तियां मतलब आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहां से वेतन वगैरह दिया जाता है। उसके अलावा जो है एक आकस्मिक निधि होती है, तो आकस्मिक निधि पे उसका क्या नियंत्रण है, वहां से कैसे सवाल बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम राष्ट्रपति की तमाम शक्तियों को क्रम से जानेंगे और आपके लिए वहां क्वेश्चन कैसे बनेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां है माय डियर, उसमें हम लोग पहली शक्ति जो है उसकी वो एग्जीक्यूटिव पावर है। इंग्लिश में बोले तो एग्जीक्यूटिव पावर, और हिंदी में बोले तो कार्यपालिका शक्तियां। चूंकि आर्टिकल 53 में हमने आपको बताया था कि जो कार्यपालिका की जितनी भी कार्यवाही होती है, संघ की जो कार्यपालिका है माय डियर, उसकी जितनी भी कार्यवाही होती है, वो सारी की सारी कार्यवाही राष्ट्रपति महोदय के नाम से होती है, समझ रहे बात को। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है, वास्तविक जो शक्तियां होती हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, जो कि मंत्रिपरिषद का जो है वो बॉस होता है। मंत्रिपरिषद का बॉस होता है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है, समझ रहे। हालांकि मंत्रिपरिषद का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, और उनसे मिलकर के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों से मिलकर के एक मंत्रिपरिषद बनता है। तो वो मंत्रिपरिषद भी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए गठित किया जाता है। इसीलिए जितने भी निर्णय लेगी आपकी जो मंत्रिपरिषद है, तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि इसकी सूचना वो राष्ट्रपति तक समय समय तक पहुंचाते रहे। जब भी राष्ट्रपति को लगे कि हाँ मुझे ये सूचना, इस बारे में जानकारी लेना है, तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री से कहेंगे, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है ये कि उसकी वो सूचना यानी जो मंत्रिपरिषद है उसके द्वारा लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो राष्ट्रपति महोदय को बताएं। खैर, तो आइए देखते हैं आगे। पहली क्या है, कार्यपालिका शक्ति है। तो कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन सी शक्तियां हैं माय डियर। कार्यपालिका के जितने भी कृत्य हैं, जितने भी कार्य हैं, ठीक है ना, जितने भी कार्य यानी कार्यपालिका जितने भी निर्णय लेती है आर्टिकल 77 के तहत, वो सारे के सारे आपको पता है कि वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो पहला फैक्ट यहां बनता है। दूसरा जो फैक्ट बनता है माय डियर, कि संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 78 में है। क्या है, अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि संघ के मामले में राष्ट्रपति महोदय को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और वो सूचना किससे वो प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है ना। आगे आगे देखते हैं। आगे माय डियर, विधायी शक्तियां।
है ना, विधि बनाने की, यानी कानून पर उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधि पर उनकी किस तरह की शक्तियां हैं, यहां से आपके लिए कैसे क्वेश्चन बनेगा, आइए थोड़ा इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो नंबर 1, राष्ट्रपति महोदय को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा उसका सत्रावसान करने, यानी उसको क्लास को क्लोज करना। संसद एक प्रकार की, अगर हम मान ले जैसे आपकी क्लास होती है, ठीक है ना, तो आपकी क्लास कब चलेगी कब बंद होगी ये आपका प्रधानाचार्य तय करता है। टीचर होता है, आपका क्लास टीचर होता है, वो सबकी अपनी अपनी पावर है। लेकिन जो होता है ना, पूरे स्कूल का जो बॉस होता है वो कौन होता है, तो प्रधानाचार्य होते हैं। ठीक उसी तरह से आपको यहां पर यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो संसद होती है ना, संसद बैठती है, संसद संसद यानी संसद में 2 हाउस है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो ये भी बैठते हैं समय समय पर। लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर संसद की कोई बैठक करनी है तो उसको कौन बुलाएगा माय डियर, अधिवेशन बुलाने का। अधिवेशन अधिवेशन उसी को बोलते हैं जो लोग बैठक करते हैं और तमाम देश भर में चल रहे, दुनिया भर में चल रहे, अब खास तौर से अपने देश में जो चल रहे तमाम विषय हैं उस पे माथापच्ची करते हैं, उस पे कानून बनाते हैं, उस पे बहस होती है, विपक्ष उनको तमाम तरह से घेरने का प्रयास करता है। जैसे आजकल आप देख लीजिए एपेस्टीन फाइल का मामला आ गया है, तो राहुल गांधी कैसे संसद में जो है प्रधानमंत्री और उनके तमाम लोगों को घेर रहे हैं कि भाई साहब इस पे जवाब दीजिए। देश के अंदर तमाम जगह पर आप देखिए कि जैसे आप मणिपुर में देख लीजिए कि मणिपुर फिर से जल उठा अभी, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये सारी घटनाएं जो है वो संसद यानी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के लिए रखी जाएंगी। तो कई बार इससे जो है पक्ष भागने भी लगता है, जब विपक्ष उसको ठीक ठाक से घेरता है तो जो है सरकार भागने भी लगती है, उससे बचने का भी प्रयास करती है। हालांकि संवैधानिक स्तर पर उनको जवाब देने का जो है, जवाब देना उनकी बाध्यता है, जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, समझ रहे हैं? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यानी लोकतांत्रिक देश होने के नाते जनता के प्रति आपकी पूरी पूरी जवाबदेही है। चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो जनता के प्रति जवाबदेह है। तो डायरेक्ट तो आप जनता से नहीं कहेंगे, जनता के पास छन छन करके जाता है। कैसे? जनता ने अपने प्रतिनिधि भेजे हैं, विधायक और सांसद जो भेजे हैं, तो उन विधायक सांसद जब आपको घेरेंगे विपक्ष के रूप में तो आप उनको जवाब देंगे। फिर ये काम है मीडिया का कि संसद में या विधानमंडल में क्या बहस हुई, ये मीडिया का काम है उसको जनता तक पहुंचाना कि आज इससे इस मुद्दे पर बहस हुई है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो पार्लियामेंट में जो अधिवेशन होता है यानी जो बैठकें होती हैं, उस बैठक को बुलाना और उसको समापन करने का जो है वो राइट्स किसके पास है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि एक साल में कम से कम 2 बैठकें जरूरी होती हैं। एक साल में कम से कम 2 बैठकें जरूरी होती हैं माय डियर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या फैक्ट है। लोकसभा को भंग कर सकता है 85 के तहत, 85 अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को प्रधानमंत्री से परामर्श लेना आवश्यक है। यहां पर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत भंग तो कर सकते हैं, लेकिन इस भंग करने से पहले उनको इस विषय से संबंधित प्रधानमंत्री से सलाह लेना जरूरी है। आगे देखते हैं। अब जितने भी विधेयक हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उसका एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है कि अगर राज्यसभा में किसी विषय पर कानून बनना है, मान लीजिए कि कोई कानून बनाना है और मैं एक सांसद हूं, ठीक है, लोकसभा में मैं सांसद हूं और जो है किसी विषय पे कानून बनाना है। कानून ये बनाना है कि 8 बजे के बाद लड़के सड़क पे नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी लंपटाई की वजह से लड़कियों को छेड़खानी होती है। ऐसा मैं मान लीजिए कि प्रपोजल तैयार कर लेता हूं कि 8 बजे के बाद लड़के जो है वो सड़क पे दिखाई नहीं देंगे, तो लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो मैं इसका पूरा प्रपोजल लेके गया भाई, उसका पेज जो जिराक्स बना सब बटा, उसका जो है सब लोगों ने अध्ययन किया। अब सपोज दैट मेरी पावर है लोकसभा में, यानी मेरे पक्ष में ज्यादा लोग हैं, मैं सरकार का आदमी हूं, मेरे पक्ष में ज्यादा लोग हैं, वो प्रस्ताव वहां से पास हो गया, ठीक है ना। कहां से? लोकसभा से पास हो गया, तो फिर वो प्रस्ताव कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास हो गया, अभी विधेयक जो है आपका अधिनियम नहीं बना है, अभी वो सिर्फ प्रस्ताव है। तो लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। तो जब राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा तो 3 कंडीशन वहां बनती है। क्या? कि एक तो वो अपनी सहमति दे सकता है, यानी सिग्नेचर कर दिया तो वो अधिनियम बन गया, कानून बन गया। और एक ये होता है कि वो जो है उसको वापस कर सकता है कि भाई साहब इस पे एक बार आप फिर विचार कर लीजिए।
हालांकि सारे विधेयक बने, जैसे धन विधेयक है ना, तो उस पे ऐसा नहीं है कि वो वापस कर देंगे, क्योंकि धन विधेयक तो उसकी अनुमति से ही पेश होता है, तो धन विधेयक पे वो ऐसा नहीं कर सकते, साधारण विधेयक पे वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये कि वो सिग्नेचर कर दिया, पास कर दिया, तो अधिनियम बन गया। दूसरा, वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। और तीसरी कंडीशन ये बनती है माय डियर, कि वो उस पर अपनी सहमति नहीं भी दे सकता है, उसको रोक सकता है वो कुछ समय के लिए। ठीक है, लेकिन अंततः जो है बाध्यता है कि उसको जो है उस पर सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ताकि वो जाकर के अधिनियम बन जाए। लेकिन एक बार वो साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब आगे तीसरा फैक्ट क्या है कि धन विधेयक क्या है माय डियर? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है, इसलिए इसलिए धन विधेयक को वो वापस नहीं कर सकता पुनर्विचार के लिए, उस पर सहमति देना उसकी मजबूरी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फैक्ट क्या है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में, लोकसभा में पेश किया जाता है, और ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। ठीक है ना, यहाँ दो फैक्ट है, एक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, दूसरा ये लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। और तीसरा ये फैक्ट है माय डियर, तीसरा फैक्ट ये है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। तो तीन फैक्ट यहीं पे बनेंगे। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्य बनाना है, उनकी सीमा घटाना है, उनको बढ़ाना है, दो से अधिक राज्य मिला करके एक राज्य बनाना है, या एक राज्य को एक से ज्यादा भागों में करना है, तो ये सारी चीजों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है माय डियर, जो विधायी शक्तियों का अगला फैक्ट है कि राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश क्या होता है माय डियर? मान लीजिए कि जो सदन है, सदन नहीं चल रही है, हाउस बैठक में नहीं है, और राष्ट्रपति महोदय को लग जाए कि इस समय देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ जारी करना जरूरी है, तब 1, 2, 3 के तहत जो चीज वो जारी करता है, जो कानून जारी करता है, जो विधि वो जारी करता है, जिस तरह की जो है वो बात को जो है बात को वो कहना चाहता है कि नियंत्रण करने के लिए उस तरह के कानून को वो जारी करता है, तो माय डियर उसी को कहते हैं अध्यादेश जारी करना। और ये कब होता है, अध्यादेश कब होता है? जब सदन जो है, जब हाउस बैठक में ना हो। ठीक है ना, तब वो इस तरह के जो कानून जारी करता है, जो विधि जारी करता है, उसी को बोलते हैं अध्यादेश। समझ रहे बात को? लेकिन अध्यादेश की जो ये पावर है राष्ट्रपति की, वो उसके मर्जी से नहीं है, यानी वैवेकीय नहीं है, उसके खुद के विवेक से नहीं है। इस पर भी जो है वो पार्लियामेंट की जो है अनुमति आवश्यक होती है। और वो कब? बाद में, जब बैठक में आएगी, तो पार्लियामेंट बैठक में आएगी तो उस पर सहमति देगी। यदि उसको पार्लियामेंट ने उसके अध्यादेश को जो है पारित कर दिया, तो वो माय डियर वो कानून बन जाता है। समझ रहे बात को? कानून बन जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, उसकी न्यायिक शक्तियां हैं, यानी उसको कुछ मामले में न्याय देने का भी अधिकार प्राप्त है। जुडिशियल पावर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। कैसी क्षमादान? वो किसी भी तरह के मामले को जो है वो क्षमा कर सकता है, उसके पास ये पावर 72 में है, आर्टिकल 72 में है। हालांकि इस तरह की जो क्षमा करने की उसको पावर मिली है, उसके लिए मंत्रि परिषद की सलाह आवश्यक होती है। तो किसी भी व्यक्ति को जो सजा पाया हुआ है, उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। यहां तक कि अगर मृत्यु दंड उसको मिली है, तो मृत्यु दंड को भी जो है वो पूरी तरह से खत्म कर सकता है। चाहे वो सेना द्वारा सजा दी गई हो, चाहे वो भारतीय न्यायालयों द्वारा सजा दी गई हो, वो हर तरह की सजा को क्या है वो समाप्त कर सकता है। लेकिन यहां पर जरूरी पॉइंट क्या है कि मंत्रिपरिषद, ऐसे कंडीशन में मंत्रिपरिषद की जो है उसको सलाह लेना आवश्यक होता है। हालांकि क्षमा करने की पावर तो राज्यपाल को है, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल को यह पावर नहीं है। यह पावर केवल राष्ट्रपति महोदय को है कि वो मृत्यु दंड के केस को भी वो क्षमा कर सकते हैं। समझ रहे बात को? आगे देखिए, आगे क्या है, राष्ट्रपति महोदय को न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति महोदय को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है, यानी वो सर्वोच्च न्यायालय से माय डियर
143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है किसी विधि के मामले में वो जो है सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह ले सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट जो है उनको जिस तरह की सलाह देगा ये जरूरी नहीं है कि वो उसको मानने के लिए बाध्य हो। ये सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है? तो नहीं, बाध्य नहीं है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं माय डियर, जो 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 हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालयों की संख्या ज्यादा है और उच्चतम न्यायालय तो एक ही है माय डियर। तो जो उच्चतम न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट से है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी उसको शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और अनुच्छेद 217 के तहत माय डियर वो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समझ रहे हैं ना, किसकी नियुक्ति करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी शक्ति उसको प्राप्त है। आगे देखिए, वित्तीय शक्तियां यानी धन से संबंधित कौन सी शक्तियां उसको प्राप्त है माय डियर? तो इसमें देखेंगे कि वो अनुच्छेद 112 के तहत हर साल, अब आने वाले समय में आप पूरा साल यानी सरकार किस मद में कितना खर्च करेगी, शिक्षा पे कितना खर्च करेगी, सेना पे कितना खर्च करेगी, स्वास्थ्य पे कितना खर्च करेगी, किसानों के लिए कितना खर्च करेगी, प्रशासन पे कितना खर्च करेगी, इसी को बोलते हैं आय व्यय का विवरण यानी बजट। तो बजट रखवाना कहां? हाउस में, समझ रहे ना, सदन में, दोनों हाउस में बजट को रखवाना सरकार के द्वारा बजट रखवाने की भी पावर अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? अनुच्छेद 112 के तहत बजट रखवाना यानी आय व्यय का ब्यौरा जो है रखवाने का उसको पावर है राष्ट्रपति महोदय को, ठीक है ना। दूसरा जो 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 हमारा जो है कंसोलिडेटेड फंड होता है एक इंडिया, जिससे सारे कर्मचारियों को वेतन वगैरह दिया जाते हैं, लेकिन एक आकस्मिक निधि होती है, ठीक है ना। तो आकस्मिक जो निधि होती है, आकस्मिक निधि जो होती है माय डियर, उस पर भी जो है राष्ट्रपति महोदय का नियंत्रण होता है। समझ रहे हैं? हालांकि उससे धन वगैरह निकालने के लिए संसद की स्वीकृति जो है आवश्यक होती है। इस मामले में कोई निर्णय लेना है तो पार्लियामेंट की भी स्वीकृति आवश्यक होती है, वो उससे धन वगैरह निकाल करके दे सकता है। समझ रहे हैं? तो इस पर भी उसका नियंत्रण होता है। आगे देखिए, उसको सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। चूंकि राष्ट्रपति जो होता है माय डियर, वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो उसको कई तरह की जो है सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो तीनों 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 सेनाओं का बास होता है। तो जो तीनों सेनाएं हैं यानी जल सेना, जल सेना, थल सेना, थल सेना, वायु सेना, वायु सेना, है ना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, नेवी हो गई, आर्मी हो गई और एयर फोर्स हो गई। इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं, सबके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, तो इन तीनों के अध्यक्ष जो होते हैं, इनका अध्यक्ष, वायुसेना का अध्यक्ष, तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो वो माय डियर इन्हीं को करना होता है। किसको? किसको? राष्ट्रपति महोदय तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। इनको कुछ राजनयिक शक्तियां भी प्राप्त है। राजनयिक शक्तियों में क्या प्राप्त है कि जो विदेशों में जो राजदूत आप नियुक्त किए जाते हैं, है ना, कि फला देश में मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में हमारा राजदूत है, तो पाकिस्तान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या पाकिस्तान तक हमारी सूचना, या वहां से यहां तक, तो इसके लिए क्या होता है माय डियर, इसके लिए एक राजदूत की नियुक्ति की जाती है। समझ रहे हैं? वहां पे हमारी एम्बेसी बनी होगी, उस एम्बेसी में हमारा राजदूत बैठता है। समझ रहे हैं? और भी तमाम कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उस, ठीक है। आपके देश में भी तमाम देशों का जो है वो एम्बेसी बनी हुई है, ठीक है। तो इन राजदूतों की नियुक्ति के अलावा
कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, है ना, उनको उनकी नियुक्ति भी एक तो राजदूत और दूसरे कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विदेश से जितने भी संधि और समझौते होते हैं, विदेश से जितने भी संधि और समझौते होते हैं, वो सब के सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं माय डियर? तो राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। अब इनकी आखिरी जो आपातकालीन शक्ति है माय डियर, आपातकालीन शक्तियां जो हैं उसमें 3 शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। 352 के तहत जो है वो इमरजेंसी इस देश के अंदर लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत, किसके तहत? 352 के तहत अगर राष्ट्रपति महोदय को ये आभास हो जाए क्या कि कोई वाह्य आक्रमण होने वाला है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह पैदा हो गया है, समझ रहे हैं, इस तरह से देश किसी भी संकट से गुजर रहा है कि कोई दुश्मन देश जो है वो घात लगाकर हमला करने वाला है, ठीक है, या कोई युद्ध छिड़ गया है माय डियर, या फिर देश के अंदर जो है सशस्त्र विद्रोह वगैरह खड़े हो गए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 352 के तहत पूरे भारत में भी इमरजेंसी लगा सकते हैं या उसके किसी एक हिस्से में भी वो इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समय समय पर इसके लिए पार्लियामेंट से अनुमति आवश्यक होती है। और इस तरह की जो इमरजेंसी होती है, एक बात मैं आपको कॉमन बता दूं, सारी पावर के पीछे मंत्रिपरिषद और पार्लियामेंट बैठी हुई है, यानी मैक्सिमम चीजें वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से इस तरह का निर्णय राष्ट्रपति नहीं लेते हैं, उसके लिए भी मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी होती है। और आपने जो इमरजेंसी लगाई, यानी राष्ट्रपति महोदय ने जो इमरजेंसी लगाई, उसको 2 माह के अंदर पार्लियामेंट द्वारा पास होना जरूरी होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए, भारत में अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई। 1962 में जब चीन से हमारा युद्ध हुआ तब इमरजेंसी लगाई गई, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ। और 1971 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ उस समय, और एक दौर था 1975 जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय देश के अंदर अशांति पैदा हो गई, तब उस समय भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का यूज हुआ है। कब? 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तब, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तब, और 1975 में इंदिरा जी के समय में जब आंतरिक अशांति पैदा हो गई देश के अंदर, विद्रोह वगैरह हुए, उस समय भी जो है ये यूज किया गया था, इस पावर का यूज किया गया था। और माय डियर, एक 356 के तहत वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कब? जब वहां का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, है ना। देश के अंदर जितने आयोग हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, SC/ST आयोग हो, OBC आयोग है, ठीक है, जितने भी आयोग हैं, लोक सेवा आयोग है, ये सारे आयोगों के अध्यक्ष और उनके सदस्य, ठीक है ना, जितने भी आयोग, एकदम कॉमन आप बना लीजिए कि जितने भी देश के अंदर आयोग हैं, उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। एकदम आप दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और 356 के तहत राज्यपाल अगर राष्ट्रपति महोदय को यह सूचना दे दे कि भाई साहब, यहां तो सब गड़बड़ चल रहा है, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम गड़बड़ हो गई है, संविधान का कोई पालन सरकार नहीं कर रही है, यदि ऐसी सूचना वो देता है तो 356 के तहत राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी पार्लियामेंट से 2 माह के अंदर पारित होना आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से आज की क्लास के ये फैक्ट आपको समझ में आए होंगे और उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आपने क्लास को वॉच किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।